Good evening, everyone. Myself Vedant Upadhyay, and today's our topic of discussion is systemic pathology. आज हम बात करेंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी के बारे में कि सिस्टमिक पैथोलॉजी में हमें आंसर किस तरह से लिखने हैं। यानी कि आपको एक डिजीज दे दी और उससे उसमें पूछा कि आप इसकी पैथोलॉजी बताइए या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस इसमें बताइए। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि हमें किस तरह से आंसर लिखना है। हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जनरल अप्रोच कि हम उसको किस तरह से, कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, कि हमें जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है या फिर क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे पहले। और हम आपको एक जनरल पैटर्न भी बताएंगे इसमें कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपने देखी नहीं है, मान लो एक डिजीज़ है पेप्टिक अल्सर एग्जाम्पल, और आपने पढ़ी नहीं, तो आप उसमें ऐसा क्या आंसर लिख दो कि वो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आंसर, थोड़ा बहुत तो मार्क्स दे ही दे, 5 में से एटलीस्ट 3 या 2 नंबर तो वो दे ही दे। ठीक है, और हम ऐसे भी बताएंगे जिसमें आप यदि एग्जैक्टली वही लिख के आ गए तो 5 में से 5 भी मिल सकते हैं आपको आंसर, मार्क्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अप्रोच के बारे में कि हमें क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है। कोई भी क्वेश्चन आया तो हमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक टूल और हिस्टोपैथोलॉजी देखनी है। तो देखो, स्टार्टिंग के ये जो 4 हैं, ठीक है, ये तो हमें एमएसएन की तरह लिखने चाहिए। कोई भी डिजीज आएगी वो सारी हमने एमएसएन में पढ़ी रखी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 चीज़ें हैं स्टार्टिंग की, ये तो हम देखेंगे मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग में से। और जो ये नई है हिस्टोपैथोलॉजी, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। अब पहले देख लेते हैं होती क्या है भाई। हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथो मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, और लॉजी मतलब स्टडी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टिश्यू में कोई भी गड़बड़ी आ जाए उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो अब हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे, उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा ग्रॉस चेंजेस, कि भाई उसमें मैक्रोस्कोपिकली या फिर देखा जाए तो कि बड़ा बड़ा क्या चेंज आया उसमें, है ना। और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखेंगे जो कि सेलुलर लेवल पे होगा, कि सेल्स के लेवल पे क्या चेंज आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, कि हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम हम 2 टाइप के बनाएंगे, बिफोर एंड आफ्टर। ये वही एग्जांपल से ले सकते हैं हम कि फेयर एंड लवली लगाने से पहले मेरी स्किन ऐसा हुआ करती थी, फिर बाद में ऐसी होगी। तो बस वही है कि भाई इस डिजीज़ के होने से पहले मेरे जो ऑर्गन है वो इस तरह का हुआ करता था, और इस डिजीज़ के होने के बाद मेरा ऑर्गन कुछ इस तरह का हो गया। सो बिफोर एंड आफ्टर वाला हम इसमें रखेंगे। अब जो हमने देखा कि जो ग्रॉस चेंज है उनमें हम उसमें लिखते क्या हैं। तो पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, यदि आपने पवन बॉस का वीडियो देख रखा है तो आप ये जो 3 या 4 मिनट है इनको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही है जो उन्होंने बताया था। तो देखिए, ग्रॉस चेंजेस में हम क्या लिख सकते हैं, इन्फ्लामेशन। देखो, कोई भी डिजीज़ है तो उसमें इन्फ्लामेशन जनरली होता है, तो इन्फ्लामेशन होगा तो उसका साइज़ बढ़ेगा, उसका कलर चेंज होगा, पिंक कलर, या फिर क्यों पिंक कलर क्यों हो गया, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या लिखा हमने, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। अब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो ब्लड क्या करता है, वार्मनेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो वार्मनेस भी होगी इसमें, और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल का डिस्ट्रक्शन भी होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब भाई इन्फ्लामेशन हो रहा है, हो सकता है फाइब्रोसिस हो रहा हो। अब हो सकता है उसमें फाइब्रोसिस की वजह से एट्रोपी हो रही हो, या फिर हो सकता है एट्रोपी ना होके हाइपरट्रॉफी हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेनुलेशन हो सकता है, ग्रेनुलस टिश्यू का फॉर्मेशन हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हम क्या देखेंगे, तो ये तो हो गए हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। और देखिए, और आपको लग रहा है ना कि हाँ यार ऐसे फालतू कर रहा है, नहीं नहीं, अभी जब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज, जब कोई भी एक स्पेसिफिक डिजीज का देखेंगे तब आप देख लेना यही आएंगे कि भाई साइज बढ़ गई, क्या हो गई, ये आप देखना भी थोड़ी देर बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के बारे में, कि अभी तो हमने देखा ग्रॉस चेंजेस क्या हैं, अब हम देखेंगे सेलुलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, ब्लड सप्लाई इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज। पहले ब्लड सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, और क्योंकि कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आए, यानी कि उसमें कभी कोई माइक्रोब ने इन्वेड किया है या फिर उसने अटैक किया है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद में ऑब्स्ट्रक्शन करने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। तो पहले क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज एंड देन आफ्टर डिक्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये स्पेसिफिक सेल के लिए, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी एक स्पेसिफिक सेल के लिए। अब स्पेसिफिक सेल कैसे पता लगेगा, देखो कोई भी ऑर्गन है या फिर कोई भी हमारे पास सिस्टम है, उसकी एक स्पेसिफिक डिजीज होती है, जैसे कि लंग्स है, लंग्स की न्यूमोसाइट है। ठीक है, ऐसे हर एक ऑर्गन या की एक स्पेसिफिक सेल होती है, तो उस स्पेसिफिक सेल में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम लिख सकते हैं। देखो, सेल में क्या होगा, रप्चर हो सकता है, डिजनरेशन हो सकता है, उसमें स्कीमिक रीजन बन सकते हैं, हाइपोक्सिक रीजन बन सकते हैं, पस का फॉर्मेशन हो सकता है ना, एक्सुडेट फॉर्म हो सकते हैं। और यदि देखो कोई ना कोई माइक्रोब्स आया है तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लाइसोसोम को एक्टिव कर देगा, क्या कहेगा, अरे भैया जाओ इसको रोको, तो लाइसोसोम क्या करेंगे, जाके उसको रोकेंगे, या फिर सुसाइडल बैग होते हैं
उड़ा देंगे, या फिर जो सेल है कहीं मान लो वो डैमेज हो गया सेल के अंदर, तो कहीं वो जो सेल है वो दूसरों को डैमेज ना करते, दूसरे सेल्स को, तो उसलिए उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके अलावा ब्लैक एरिया, जो एरिया है वो ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। ब्लैक क्यों होगा? सेल डेथ की वजह से, और ग्रे क्यों होगा? नेक्रोसिस की वजह से। तो ये तो हो गई एक हमारे पास जनरल अप्रोच कि भाई हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये एक पैटर्न हो गया। ग्रॉस चेंजेस में हम ये बात करेंगे, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस। माइक्रोस्कोपिक में हम ये ब्लड वेसल के बारे में बता देंगे और स्पेसिफिक सेल के बारे में बता देंगे। अब हम बात करेंगे एक एक डिजीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर। क्या होता है पेप्टिक अल्सर? देखो, हमें थोड़ा बहुत तो पता है कि भाई पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कि एक तरीके से अल्सरेशन हो जाता है। कहाँ हो सकता है? गैस्ट्रिक रीजन में हो सकता है, ड्यूडेनल रीजन में हो सकता है, ठीक है। ये तो हमें पता है। तो हम इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ये कहाँ से लेंगे? एमएसएन से। टाइप्स हैं, टाइप्स भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल चेंजेस या हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस। अब देखो, इसके दो टाइप थे। टाइप बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक्यूट पेप्टिक अल्सर है उसमें ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या हैं, और क्रोनिक वाले में क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं हम ग्रॉस चेंजेस के बारे में। एक्यूट है तो क्या होगा? ओवल सर्कुलर अल्सर इन शेप। जो अल्सर होंगे वो कैसे होंगे? ओवल होंगे, सर्कुलर होंगे, ठीक है, जिनका डायमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर से कम होगा। ये तो हो गया ग्रॉस चेंज। किसमें? एक्यूट पेप्टिक अल्सर में। माइक्रोस्कोपिक चेंज में क्या होगा? शैलो होंगे, रीएपिथेलाइजेशन अकर हो सकता है, और नो स्कार फॉर्मेशन। मतलब कि देखो, जो अब अल्सर हो रहे तो अल्सर में कहीं ना कहीं ये डैमेज आता है कि भाई थोड़ा सा उसमें गड्ढा हो गया या फिर थोड़ा सा वुंड क्रिएट हो गया, तो वो क्या होगा? शैलो होगा, मतलब ज़्यादा डीप लेयर में नहीं जाएगा। जैसे अलग अलग लेयर होती है ना, म्यूकस लेयर, फिर हमारे पास आ गई सब म्यूकस आ गई, मस्कुलरिस आ गई, ठीक है, और डीप लेयर। तो स्टार्टिंग की 1 या 2 लेयर में ही ये प्रेजेंट रहेगा, यानी शैलो होगा। रीएपिथेलाइजेशन मतलब हील हो सकता है ऑटोमेटिकली, उसमें हीलिंग हो सकती है। स्कार फॉर्मेशन, भाई फाइब्रोसिस ही नहीं हो रहा तो स्कार कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसलिए नो स्कार फॉर्मेशन। लेकिन यदि हम बात करें क्रोनिक के बारे में कि भाई क्रोनिक है, वो धीरे धीरे होते होते बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चले गया, तो क्या होगा? बिनाइन अल्सर। अब क्रोनिक है तो वो हो सकता है बिनाइन हो एक ही जगह पे, या हो सकता है मैलिग्नेंट हो, फैल रहा हो। तो ठीक है, बिनाइन है तो क्या होगा? फ्लैट मार्जिन होगा, उसका म्यूकोसल कवरिंग प्रेजेंट रहेगी। लेकिन यदि मैलिग्नेंट है तो वो क्या होगा? लार्ज होगा, बाउल शेप का होगा, एलिवेटेड होगा, और म्यूकोसल मार्जिन होगी उनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसमें कैसी थी? फ्लैट मार्जिन थी, इसमें कैसी थी? एलिवेटेड मार्जिन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा ओके, इसी में ही और है कि सॉलिटरी होगा, यानी एक एक ही होंगे, ठीक है, स्मॉल होंगे, राउंड एंड ओवल शेप के होंगे, और पंच्ड आउट, बाहर की तरफ उभरे हुए होंगे, ठीक है। और ये पंच आउट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, जिसे हम हिस्टोलॉजिकल चेंजेस को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? माइक्रोस्कोपिक चेंजेस बोल दिया। अब जो सीपीयू है, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर, उसमें 4 लेयर से कंपोज होता है वो। कि भाई कोई पर्सन है जिसको हो गया क्रोनिक पेप्टिक अल्सर, तो उसमें जब हम उसका माइक्रोस्कोपिक चेंज करेंगे ना, तो अंदर से बाहर की तरफ क्या क्या होगा? सबसे पहला नेक्रोटाइज टिश्यू देखने को मिलेगा, फिर हमें सुपरफिशियल एक्सुडेट मिलेगा, फिर ग्रेनुलाइज टिश्यू होगा, और उसके बाद हमारे पास होगा सिकेटराइजेशन मतलब क्या हो गया? कि जो ये ग्रेनुलस टिश्यू बना उसी का ही थिकनिंग हो जाना, कि भाई ये हमारे पास ग्रेनुलस टिश्यू था, ये तो बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? उसकी थिकनिंग हो गई, ये हो गई थिकनिंग, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सिकेटराइजेशन, ठीक है। थिकनेस ऑफ थिक लेयर ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, मतलब ग्रेनुलाइज टिश्यू, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो आप देख लीजिएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या है? अभी देखो, डायग्राम सबसे इसका इंपॉर्टेंट है, ये रहा। अब हमने ये बता दिया नॉर्मल कि भाई ये डिजीज होने से पहले हमारे पास ये डायग्राम था, तो हमारे पास ये रहा स्टोमक, ठीक है। अब स्टोमक है तो स्टोमक में क्या होती है? हमारे पास म्यूकस लेयर होती है, क्यों? क्योंकि HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगी? म्यूकस लेयर होगी, म्यूकोसा हो गई, सब मस्कुलरिस होगी, सब म्यूकोसा हो गई, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब पेप्टिक अल्सर जब हुआ तो क्या हुई? ये जो म्यूकस लेयर है वो हटेगी, तभी तो पेप्टिक अल्सर होगा ना। पेप्टिक अल्सर होता क्यों है? जब HCl म्यूकोसा लेयर में आ जाता है। अब वो किस वजह से हो सकता है? मान लो कोई और बैक्टीरिया आ गया, जैसे H पाइलोरी बैक्टीरिया है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसने क्या किया? उसकी डिजीज कर दी, मतलब आया, इन्वेट किया, म्यूकोसा जो म्यूकस लेयर है उसको रिमूव आउट किया, जिसकी वजह से जो HCl है वो म्यूकोसा लेयर तक पहुंचा और इरोड कर दिया या फिर उसको डैमेज कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा? म्यूकस लेयर एब्सेंट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। अब वो रिमूव हुई तो उसकी वजह से अल्सरेशन स्टार्ट हो गया, एक्यूट अल्सर हो गया। थोड़े टाइम बाद में यदि यही चीज क्रोनिक रही तो क्या हो जाएगा? क्रोनिक अल्सर बन जाएंगे। यानी एक्यूट अल्सर थे, यदि वो कंटिन्यूस रह गए, हमने सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो क्रोनिक हो जाएंगे। तो क्या होगा? नेक्रोटाइज टिश्यू बन जाएगा।
ठीक है, ये एक्यूट अल्सर थे, ग्रेनुलस टिश्यू फॉर्म फाइब्रोसिस हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा डीप लेयर में हो रहा है। देखो एक्यूट जो टिश्यू है, जो एक्यूट अल्सर है, वो तो बन रहे हैं ऊपर की तरफ सुपरफिशियली, ठीक है, जैसा कि हमने पैथोलॉजिकल चेंजेस में देखा था। और ग्रेनुलस जो क्रोनिक है, वो बन रहे हैं थोड़े नीचे की तरफ, ठीक है। और इसी का ही क्या हो जाएगा, सिकेट्राइजेशन हो सकता है। सो ये हमें लिखना है इसी तरह से कि भाई ग्रॉस चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में कि मेनिंजाइटिस क्या है भाई। देखो मेनिंजाइटिस का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मेनिंजाइटिस होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस लेयर, ठीक है। अब क्या क्या ग्रॉस चेंजेस होंगे उसमें, स्वेलिंग हो सकती है ब्रेन में, ऑब्वियस से दिखती है, ठीक है। CSF बिकम टर्बाइड, ओके। पस एक्यूमुलेशन हो सकता है कहाँ पे, सब एरेक्नोइड स्पेस में, क्योंकि जो हमारे पास CSF होता है वो कहाँ होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में ही फ्लो होता है, ठीक है। ट्यूबर सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक्सुडेट फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ PMNS, ये सेल होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होगी, सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, देखो हमने जब आपको माइक्रोस्कोपिक चेंजेस बताए थे तो हमने बोला था कि कोई भी स्पेसिफिक सेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, रप्चर हो जाएगी, डिनेचुरेशन हो सकता है, उसमें एक्सुडेशन हो सकता है और एरिया हो सकता है। तो बस हम इसी को भी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं कि भाई जो PMNS है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होगी, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग रिवील्स नंबर ऑफ कॉजेटिव बैक्टीरिया, कि भाई कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या कर रहे हैं ये सब। माइल्ड इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। और उसके अलावा हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि भाई जो स्पेसिफिक सेल है उसमें रप्चर हो गया होगा, उसमें डिजनरेशन हो गया होगा, एक्सुडेट फॉर्म हो जाएगा, लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब डायग्राम देख लीजिए, ये हमने बना दिया तीनों लेयर, ड्यूरा एरेक्नोइड ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, ये हो गई तीनों लेयर। अब स्वेलिंग कहाँ आएगी, क्योंकि जो CSF है वो कहाँ फ्लो होता है, सब एरेक्नोइड, सब मतलब नीचे, एरेक्नोइड मतलब एरेक्नोइड लेयर के, तो एरेक्नोइड लेयर के नीचे की तरफ यानी सब एरेक्नोइड स्पेस में, वो वहाँ पे PMNS सेल भी प्रेजेंट थी और वहाँ वहीं क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया मेनिंजाइटिस। ऐसे हम क्रिप्टोकार्डिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये आप पैथोलॉजी भी देख सकते हो, इसको पैथोफिजियोलॉजी, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैथोफिजियोलॉजी ऐसे लिख दी थी, तो इसको आप कट कर लेना। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल चेंजेस की, क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। तो ग्रॉस चेंज और माइक्रोस्कोपिक चेंज। ग्रॉस में क्या होगा, जो टेस्टिस है उसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, उसका फाइब्रोसिस हो जाएगा। थोड़ी देर पहले अभी यही देखा था हमने साइज के बारे में, फाइब्रोसिस, ठीक है। और क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक सेल में चेंजेस में देखा जाए तो इंक्रीज इंटेस्टाइनल स्ट्रोमा, जो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमा है वो बढ़ जाएगा, जर्म सेल का लॉस हो सकता है, ठीक है। थिक ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। ये डायग्राम हो गए। अब ये जो डायग्राम है ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, मतलब कि माइक्रोस्कोप से हमें कैसा डायग्राम मिल रहा है। जैसे कि अब आप कोई सी भी डिजीज़ का देख सकते हो। चलिए देखिए, इसी एक काम करते हैं, इसी डिजीज़ का देख लेते हैं। ये हमारे पास डिजीज़ है क्रिप्टोकायोडिज्म, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख लेते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म पैथोलॉजिकल डायग्राम। देखो कुछ इस तरह का डायग्राम हमारे पास अपीयर होगा, यही मैंने डायग्राम बनाया है वहाँ पे। और भी आपको यदि कोई और दूसरा डायग्राम अच्छा लगे तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। आप कलर्स का भी इसमें यूज़ कर सकते हो इफेक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, कि देखिए ये तो हमारे पास हो गया डायग्राम, मतलब क्रिप्टोकाइडिज्म हमारा पास फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के बारे में। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आप एमएसएन से खुद देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्या है भाई, देखो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हुआ तो यानी किडनी की साइज बढ़ गई, ठीक है। किडनी बिकम पिंकिश, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था इन्फ्लामेशन यदि हो गया तो हमको साइज के बारे में बता देना, हमने साइज के बारे में बता दिया। क्या नाम है, कलर के बारे में बता देना, पिंकिश कलर हो गया, क्यों हो गया, ब्लड सप्लाई की वजह से, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो गया इस्चीमिया की वजह से, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखी, फाइब्रोसिस भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब यदि हम बात करें माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के बारे में तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसमें, PMNS पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होगी, मोनोसाइट प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मतलब इनका काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस चेंजेस हो गए पैथोलॉजिकल चेंजेस या हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात की जाए तो देखो पहली बात होता क्या है, देखो कैरेक्टराइज बाय इंटीमल लीजन कॉल्ड एर्थोमा
एरेथोमेटस और फाइब्रस प्लैक। अच्छा, अब सबसे पहले इंटीमल लेयर क्या होती है? तो देखो ये हमारे पास होती है क्या, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या होता है, अंदर की तरफ कुछ ये प्लैक टाइप से बन जाता है। अब जो ये प्लैक होता है वो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे पास, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के कई सारी लेयर होती है, तो ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं इंटीमल लेयर। ठीक है, तो उसके अंदर उसका एक तरीके से बोल सकते हैं हम साइज बढ़ जाना या थिकनिंग हो जाना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीमल लीजन बोलते हैं। तो अब जो ये इंटीमल लीजन है ना, जिसे हमने क्या बोला? एरेथोमा बोला। तो दिस एरेथोमा फाइब्रस प्लैक रेस्पॉन्सिबल फॉर वेस्कुलर ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन। और ये जो एरेथोमा है येलो कलर का, वही ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में बता दिया कि ये कहाँ कहाँ होता है, तो हार्ट और ब्रेन में होता है। ठीक है, ये इसकी टियोलॉजी होगी। ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस में देखा जाए तो छोटा सा ये इसका कि लीजन अपीयर येलोइश, येलो कलर का अपीयर होता है। ठीक है, फ्लैट एलोंगेटेड लीजन होता है ये। माइक्रोस्कोपिक के बारे में बात की जाए तो नेक्रोसिस होगा, बिल्कुल होगा ही होगा भाई, है ना। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, और फ्यू लिम्फोइड सेल अपीयर। ठीक है, अब आपको देखना है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये हमने क्या कर दिया, ब्लड वेसल बना दी कि पहले ऐसी हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में ये येलो कलर का आप कुछ ब्लैक 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 सा बना देना। इसका नेम लिख देना, क्या हो सकता है? एर्थोमा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, या फिर फाइब्रस ब्लैक भी आप लिख सकते हो। और इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो हमारे पास ये डायग्राम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जगह एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, पैथोलॉजी डायग्राम। तो ये देखो कुछ येलो येलोइश आपको दिख रहा है ना, ये रहा। हाँ, ये रहा डायग्राम। तो देखो ये तो था नॉर्मल। अरे यार राजा, हाँ, तो ये तो था नॉर्मल हमारे पास, ये नॉर्मल ब्लड, ये ब्लड वेसल थी। लेकिन ये जो येलोइश कलर का हुआ ना, इसको हमने क्या बोल दिया? ब्लैक बोल दिया, येलो या फिर एर्थोमा बोल दिया। ठीक है, और भी हम अच्छे से देखें ना तो और भी कई सारे डायग्राम्स इसमें देखने को हमें मिल सकते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस पैथोलॉजी, सॉरी हम एथोलॉजी सॉरी एथेरोस्क्लेरोसिस ही देख लेते हैं हम पैथोलॉजी की जगह। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस डायग्राम देखो, इसमें और अच्छा जाएगा। ये सबसे बेस्ट डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, कि ये क्या था कि भाई नॉर्मल जो है आर्टरी, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ल्यूमेन खाली है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस वाले में क्या है? येलो कलर का प्लैक है। ठीक है, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होगा? देखो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आप खुद ही लिख सकते हो अच्छे से, मेडिकल सर्जिकल से, लास्ट ईयर आप पढ़ के भी आए हो। मल्टीफोकल लीजन होगा इसमें, ग्रे वाइट हार्ड फाइब्रस स्कार होगा इसमें, हिमोरेजिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये ग्रॉस चेंजेस में लिख सकते हो। न्यूट्रोफिल प्रेजेंट रहेगा, इस्चीमिया ऑफ हार्ट लेयर। ठीक है, हार्ट लेयर का क्या हो जाएगा? इस्चीमिया हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसलिए तो बोलते हैं इसको। वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगा अलग अलग स्टेज में। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन फ्यू नंबर्स। ठीक है, वो भी पिगमेंटेड होंगी। तो ये हमारे पास डायग्राम, और इसका हम डायग्राम भी सर्च करके लिख सकते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लंग एब्सिस की बात करें तो लंग एब्सिस में क्या क्या होगा? देखो पैथोलॉजिकल चेंजेस में वेरिएबल साइज ऑफ एब्सिस। एब्सिस क्या होगा? अलग अलग साइज का होगा, और डायमीटर में हम लिख सकते हैं। एक्सुडेट होगा, क्योंकि इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसलिए एक्सुडेट फॉर्मेशन होगा। जो एक्यूट लंग एब्सिस है उसमें क्या होगा? सराउंडेड बाय निमोनिया विद पुअरली डिफाइंड वॉल। आफ्टर फ्यू टाइम एब्सिस बिकम क्रोनिक एंड डेवलप फाइब्रोटिक वॉल। भाई कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, है कि जो एक्यूट लंग एब्सिस है ना, उसमें तो फाइब्रोटिक वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी फाइब्रोसिस नहीं होगा। लेकिन यदि यही क्रोनिक हो गया तो उसमें फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, कि जो लंग्स है उसकी पैरेन्काइमा है उसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्वियस है, देखो निमोनिया इसमें बोल रहा है क्या है ना, कि एक्सुडेट फॉर्म हो रहा है, निमोनिया नहीं सॉरी एक्सुडेट फॉर्म हो रहा है, तो एक्सुडेट क्या करेगा? पैरेन्काइमा को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब और ये देखिए एक्सुडेट का फॉर्मेशन इसमें बता रखा है। नेक्स्ट, फाइब्रोब्लास्टिक प्लोरिफरेशन अकर फॉर फाइब्रो कोलाजन वॉल। ठीक है, अब क्या होगा? फाइब्रोब्लास्टिक प्लोरिफरेशन हो सकता है एंड फॉर्मेशन हो सकता है किसका? कोलिनर्जिक या फिर फाइब्रोकोलिनर्जिक वॉल का। मतलब कि एक ऐसी वॉल जिसमें जो कि फाइबर और कोलाजन प्रोटीन से मिलकर बनी हो, यानी फाइबर से और कोलाजन प्रोटीन से मिलकर बनी हो, उस वॉल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन, इथियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी हमें नहीं लिखनी है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दी थी। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टाइप्स
टाइप्स में देखा जाए तो देखो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वाले को गॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे बड़ा ये अंतर होता है कि भाई कोई पर्सन है उसको पहली बार टीबी हुआ है तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी टीबी, और कोई पर्सन है जिसे पहले भी टीबी हो गया था और वापस हो गया तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी टीबी, ठीक है। इसको हम पोस्ट प्राइमरी या फिर क्रोनिक टीबी भी बोलते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात की जाए तो भाई वही चीज़ है कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ में भी देखेंगे और प्राइमरी सेकेंडरी माइक्रोस्कोपिक में भी देखेंगे। तो ग्रोथ में बात की जाए तो नेक्रोटिक फोकाई ऑल ओवर लंग, ट्यूबर सेल फॉर्म, ये तो होगा प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होगा, कैसियस नेक्रोसिस इज हॉलमार्क। अब ये कैसियस नेक्रोसिस क्या होता है, तो कैसियस नेक्रोसिस का मतलब होता है चीज लाइक अपीयरेंस, कि भाई एक ऐसी नेक्रोसिस यानी ऐसे इस तरह से टिश्यू की डेथ होना कि वो ऐसा अपीयर हो कि भाई उसमें चीज़ लाइक अपीयरेंस है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि ये एक नॉर्मल टिश्यू था, अब वो उसकी डेथ हुई और वो थोड़े टाइम बाद में कुछ इस तरह का बन गया, यानी चीज़ में होता है ना, चीज़ में आपने देखा हो छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वैसा। तो कैसियस मतलब चीज़ लाइक, ठीक है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आएंगे। पेरिफेरल फाइब्रोसिस होगा, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ ओल्ड लीजन थे उनका फाइब्रोसिस हो जाएगा और कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यदि अपन यही सेकेंडरी टीबी के बारे में बात करें तो उसमें एक्सुडेट फॉर्म होगा और मोनोसाइट प्रेजेंट रहेगी। ये हम बात कर ली टीबी के बारे में। लिवर सिरोसिस, देखिए लिवर सिरोसिस इंट्रोडक्शन आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं इसमें क्या है भाई, मैक्रोनोड्यूलर और माइक्रोनोड्यूलर, मतलब कि जो नोड्यूल्स बनते हैं लिवर सिरोसिस में तो वो बड़े बन रहे हैं या छोटे बन रहे हैं। मैक्रोनोड्यूलर यदि डायोमीटर उसका 3 mm से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोनोडुलर, और 3 से छोटा है, 3 से कम है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोनोडुलर। कॉजेज क्या होते हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं भाई। विल्सन डिजीज हो गई, पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस हो गई, ठीक है, अल्कोहल हो गया, हेमरेज हो गया, ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल चेंज क्या होता है भाई। देखो पैथोलॉजिकल चेंज में बात की जाए तो ग्रॉस चेंजेस में एनलार्ज लिवर, लिवर का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अब उसके अलावा वेट 1 से 2 kg हो गया। फैटी लिवर हो गया, येलो कलर नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया, और लिवर की जो वेन है वो हार्ड हो गई, ठीक है। मतलब उसको फाइंड करना हार्ड हो गया, हार्ड टू फाइंड, ठीक है। उसको आसानी से नहीं पता लगा सकते कि कहाँ पे। भाई साइज बढ़ गई ना, तो जैसे हम आपने कभी ब्लड सैंपलिंग में देखा हो तो जो पतला पर्सन होता है ना, कोई पतला आदमी है तो उसके तो हम आराम से ब्लड वेसल को देख सकते हैं और निकाल सकते हैं ब्लड को। लेकिन यही कोई मोटा मतलब कि हेल्दी आदमी आ गया तो उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक चेंज में बात की जाए तो इन्फ्लामेटरी हेपेटोसाइट, आगे ना हेपेटोसाइट स्पेसिफिक सेल, ठीक है, और मेलोर बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, नेक्रोसिस हो सकता है, और कुफर सेल एक्टिवेट हो जाएगी। कुफर सेल्स क्या है, लाइसोसोम की तरह वर्क करती है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के बारे में या सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और स्टेजेस कुछ इस तरह से। और जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका पैथोलॉजिकल चेंज। अब इसका जो पैथोलॉजिकल चेंज है वो 3 पैटर्न शो कर, मतलब उसमें जो ग्रॉस चेंजेस है वो 3 पैटर्न शो करते हैं। उनमें हमें कुछ भी नहीं लिखना कि साइज इनकी जरूरी है क्या, नहीं, केवल 3। फंगेटिंग, अल्सरेशन और इन्फिल्ट्रेटिंग। क्या क्या होते हैं भाई, देखो फंगेटिंग मतलब लग रहा है कि यार फंगस से रिलेटेड कुछ है, यार फंगस है ना, फंगस आ रहा है इसमें। तो फंगस की आउटग्रोथ कैसी होती है, ये इस तरह की, ये अलग अलग, ठीक है। कॉलीफ्लावर, ठीक है, हम पत्ता गोभी देखते हैं ना, कॉलीफ्लावर, उस तरह की आउटग्रोथ होती है। तो क्या होता है इसमें कि जो सर्विक्स है, सर्वाइकल कैंसर यदि किसी को हुआ होता है तो उसमें ये देखा गया है क्रॉस चेंजेस में कि जो नॉर्मल उसका सेल है, सेलुलर स्ट्रक्चर है या फिर उसकी जो स्किन है उसको रप्चर करते हुए एक आउटग्रोथ निकलती है, और वो भी फंगस लाइक, मतलब फंगस की तरह, ठीक है, कुछ इस तरह से। एग्जैक्टली यही डायग्राम नहीं होता है मगर कुछ इस तरह से होता है कि स्किन को रप्चर करते हुए बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं फंगेटिंग, ठीक है। अल्सरेशन हो सकता है, अल्सर का फॉर्मेशन, और इन्फ्लिट्रेटिंग भी हो सकता है। ये हो गया ग्रॉस चेंजेस। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की बात की जाए तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें एपिडर्मोइड कार्सिनोमा होगा, ठीक है, एडिनोइड कार्सिनोमा होगा, एडिनोइड स्क्वामस कार्सिनोमा होगा, एडिनोआ कार्सिनोमा, ठीक है, और वेरेनोकस कार्सिनोमा भी होगा। ये 4 टाइप के कार्सिनोमा इसमें हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पैथोलॉजिकल चेंजेस या फिर सिस्टमिक पैथोलॉजी। इसमें आपको राइटिंग गंदी लग रही है, ये इसलिए क्योंकि ये नोट्स थोड़ा जल्दबाजी में बनाए थे, मतलब एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम थी उससे एक दिन पहले ही नोट्स बनाए थे, तो इसलिए हो सकता है आपको राइटिंग गंदी लगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक सिस्टमिक पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच। इफ you like the video, then please like and share the channel and also the video. Thank you so much.